स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है? तो दोस्तों वह थे आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के मुंशी के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है के मुंशी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आसान सा प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी सचिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे संबंधित है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करें जो कि नए राज्यों के गठन तथा राज्य के विद्यमान क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नाम से परिवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 जो कि नए राज्यों के गठन तथा राज्य में विद्यमान क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नाम से परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन बना था? डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बना था टीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में आया था 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा मानवीय अधिकारों के संबंध में व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण विषय है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद है जिसमें मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विस्तृत रूप में उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102वें संशोधन के द्वारा। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में 102वें संशोधन के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1977 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में जन आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था?
नेपाल में जन आंदोलन आरंभ किया गया था वर्ष 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान नरेश कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान देश के नरेश थे ज्ञानेंद्र। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? तो दोस्तों वह देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कनाडा देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है। अगला प्रश्न है, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता था? लोकतंत्र की जननी माना जाता था अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकार किसके पास होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री और उसकी परिषद में। अगला प्रश्न है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में और इसे पेश किया जाता है मंत्री या किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में। अनुच्छेद 110 में वर्णित है धन विधेयक। अगला और अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, निम्न में से किसका कथन था? कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, यह कथन था वेडरबर्न का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।